नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की। सभी दलों में जिताऊ उम्मीदवारों की खोज का अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस में उनके चयन के लिए 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी और 2017 की गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहती है, इसलिए इस बार हर कदम संजीदगी के साथ उठाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी भी शीघ्र ही स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करने जा रही है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए सभी विधायकों को पार्टी फिर से मैदान में उतार सकती है। वैसे तो अंतिम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में ही की जाएगी, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो कई विधायकों का टिकट जो है वो तो पक्का है। वैसे बीजेपी में करीब 20 विधायक ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या उन 20 सीटों पर बीजेपी युवाओं और महिलाओं को मौका देगी? आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी उस कार्यकर्ता को टिकट देगी जिसने पार्टी को आगे लाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव के समीकरण देखे जाएंगे, उसके आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राज्य भर में सभी पार्टियों में विभिन्न सीटों पर लगे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स ये बता रही हैं कि एक एक सीट पर दावेदार अनेक है। तो यानी कि माथापच्ची आने वाले समय में जबरदस्त होने वाली है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 33 विभाग गठित किए गए हैं, जिनके कार्यों की समीक्षा के लिए हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री, और साथ ही उनके 2 सहयोगी सह प्रभारी श्री आरपी सिंह जी और श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी उत्तराखंड आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें पहले चरण में प्रदेश स्तर पर चर्चा की जाती है और फिर पैनल बनाकर केंद्र को भेजा जाता है, जहां केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर विचार करता है और फिर अंतिम निर्णय भी केंद्र स्तर पर ही लिया जाता है। जहाँ तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर के मानकों का सवाल है, तो पार्टी युवाओं को, महिलाओं को तथा सभी वर्गों को चुनाव में स्थान देने के लिए, मौका देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन साथ ही एक मानक विजय का भी रहता है, विनेबिलिटी, उसे भी ध्यान में रखा जाता है। इन सारे मानकों को ध्यान में रख कर के ही प्रदेश कार्य समिति द्वारा अपना जो रिकमेंडेशंस हैं, संस्तुतियाँ, वो केंद्र को प्रेषित होती हैं और फिर केंद्र भी सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और हर विधानसभा सीट की जो समीकरणें हैं उनको दृष्टि में रखते हुए अंतिम निर्णय लेता है और केंद्र द्वारा ही प्रत्याशियों की सूची भी अंतिम तौर पर घोषित की जाती है। नहीं, मैं प्रियंका गांधी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये कहा कि उन्होंने 2 बातें कही जिनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। एक तो उन्होंने जो मेरा एजेंडा है और वहाँ के जो जल जंगल ज़मीन पर जो लोग अब जैसे निषाद लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये नदियाँ आपकी हैं, सरकार कौन होती है इसमें ये तय करने वाली कि कौन मछली पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो वही मेरे वनाधिकार के मुद्दे हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ। एक तो मुझे वहाँ से बड़ी ताकत मिली है, ये पुश्तैनी हमारे हक हकूक़ हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी और मैंने यहाँ उसका समर्थन किया कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि मैं अगर मान लीजिए, वैसे तो भाई मैंने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़वाया, मेरा हक बनता है कि मैं कहीं से भी किसी का नाम 70 सीटों पर रिकमेंड कर सकता हूँ। पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ मैंने कांग्रेस को यहाँ, और हरीश राव जी ने और मैंने खड़ा किया है। लेकिन कम से कम 2 जगह सहसपुर और टिहरी, वहाँ दोनों मेरा जो है वो हक बनता है रिकमेंड करने का। तो मैं यहाँ तक कि वो हक भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप किसी 40% अगर आप इस बात को मानते हैं और महिला को, किसी हमारी बहन को लड़वाते हैं, तो मैं उसका समर्थन करूँगा। है कि पिछले 1.5 साल से जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आगे लाने का काम किया है और जिनमें एक जोश है, युवा हैं और काम करना चाहते हैं और काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो हैं
इस पर चूँकि अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि सीधी नज़र है हमारी, एक कार्यकर्ता पर भी सीधी नज़र है। हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी वाला सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता माननीय प्रभारी जी से खुद मिल सकता है। और आपने जिस प्रकार देखा होगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, तो उन्होंने भी सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की। तो एक विधानसभा सीटों पर हर कार्यकर्ता पर पार्टी की नज़र है, और जो उपयुक्त कार्यकर्ता होगा, जिसके सही समीकरण बैठेंगे, उसको पार्टी लड़ाने का काम करेगी। चलिए इस मामले पर अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमा जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से जिताऊ उम्मीदवारों को इस समय खोजने में लगी हुई है, और टिकट देने के पीछे आप लोगों की क्या रणनीति है, किसे टिकट दिया जाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, ओकेडी, सभी लोग जो ये सोचते हैं, और हर पार्टी की रणनीति होती है कि हम उन कैंडिडेट्स को टिकट दें जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जिनको जनता जानती हो, जो पार्टी की जो रीति नीति है उस पर सही उतरे। पार्टी की जो अपनी नीतिगत विशेषताएं होती हैं, हर पार्टी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई किसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, कोई दूसरा किसी दूसरे एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है। उन सब रीति नीतियों पर वो कैंडिडेट जो है वो खड़े उतरे, और सबसे बड़ा और सबसे सही मेन जो एजेंडा है चुनाव का टिकट देने का, वो ये है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, और उनके लगातार सर्वे चल भी रहे हैं। हर महीने 2 महीने के अंदर एक नया मतलब सर्वे टीम आती है, और वो कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं होता, वो हर एक का सर्वे करके लेकर जाते हैं। वो अपने क्षेत्र में जनता में लोगों के बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और उनके बीच में वो कितने लोकप्रिय है, ये सबसे मेन एजेंडा है टिकट वितरण का। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है या अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं है तो उसका टिकट पक्का है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई नया कार्यकर्ता भी जुड़ता है, कोई नया लीडर भी जुड़ता है, लेकिन उसकी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत है तो 100% टिकट उसी को दिया जाए। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले हरिद्वार में जिस तरीके से CM केजरीवाल ने रोड शो भी किया था, तो उसको देखकर क्या माना जाए? क्या अपनी बढ़त का एहसास दिलाते हुए केजरीवाल उस समय नजर आए थे, और टिकट के जितने भी दावेदार थे वो भी उस रोड शो में शामिल थे? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए 2022 का जो ये आगामी चुनाव है बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उत्तराखंड का एक एक कार्यकर्ता कमर कसे हुए है, और हमसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी और तमाम हमारे दूसरे बड़े जो हमारे जो लीडर्स हैं दिल्ली के, वो लगातार दौरे पर हैं। खुद अरविंद केजरीवाल का 4था-5वां दौरा यहाँ पर हो चुका है, कई बार यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र में भी। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद जी के लिए उत्तराखंड का दौरा, उत्तराखंड का आने वाला चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से हम सभी कार्यकर्ताओं में, और वो लोग जो टिकटार्थी हैं, टिकट चाहते हैं, वो सभी लोग पूरी जी जान के साथ इस समय आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा, कुछ ही महीने की बात रह गई है, आम आदमी पार्टी जो है बहुत मजबूत मैंडेट के साथ उत्तराखंड में दस्तक दी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है, चुनावी समीकरण के आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। उमा जी, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने अभी आपसे यही कहा कि सर्वे हो रहे हैं, लगातार सर्वे हो रहे हैं, लगातार समीक्षा हर टिकटार्थी की जा रही है कि उसका अपने क्षेत्र में कितना दबदबा है, कितने लोगों तक उसकी पहुंच है, और लोगों के बीच में उसकी छवि क्या है, और वो आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों से कितना उसने अपने आप को रीति नीतियों को आत्मसात किया हुआ है। यही कुछ क्राइटेरिया है जिसको देखकर आम आदमी पार्टी टिकट वितरण का कार्य करेगी। चलिए एक बार उत्तर प्रदेश के बिहाफ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे वहां प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया था 40% महिला उम्मीदवारों के लिए, ताकि महिला वोट बैंक को वो रिझा सकें। तो क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ऐसा कोई प्रैक्टिकल कर सकती है कि हम सैनिकों के परिवारों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कोई खास टिकट वितरण में कोई घोषणा कर दें? अगर मैं अभी कहूँ तो मेरी जानकारी में सैनिकों के परिवार के लिए विशेष रूप से, जो आपने प्रश्न किया कि विशेष रूप से सैनिक परिवारों के लिए टिकट वितरण, मैं इस बारे में अभी ऑफिशियली कोई बात नहीं कह पाऊंगी। लेकिन युवा और महिला, इन दोनों पर आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से फोकस है। युवा वर्ग भी हमारे साथ बहुत बड़ी और भारी संख्या में जुड़ रहा है, और महिलाएं तो आपने देखा होगा, हमारी किसी भी रैली को उठा लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, महिला वर्ग इतना ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ आ रहा है
कि हमें टिकट वितरण में भी इस चीज को पार्टी पूरा ध्यान देगी कि पूरी तरह से युवा और महिलाओं को बराबर मतलब भागीदारी मिले टिकट वितरण में। बिल्कुल, और अक्सर ये भी देखने में आता है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो भगदड़ की भी स्थिति बन जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी उतना बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले उतना ज्यादा अस्तित्व वहां नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या आप लोगों के सामने ये चिंता बिल्कुल नहीं है कि आपके जितने भी दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वो इधर से उधर पार्टी में आना जाना कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत सिंपली एक चीज को समझती हूँ। जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के कामों को देखकर जुड़ा है, जिस तरीके से वहां ने आम जनता के बीच में अरविंद जी ने अपनी पकड़ बनाई है और जनता को राहत देने का काम किया, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने बेहतरीन काम किया। जो व्यक्ति इन कामों को देखकर अरविंद जी के साथ जुड़ा है, आम आदमी पार्टी में जुड़ा है, वो व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा, उसको टिकट मिले या ना मिले। हम समझते हैं वो आधार स्तंभ है आम आदमी पार्टी के। और रही बात ये कि टिकट नहीं मिला और दूसरी पार्टी में आप चले जाएं, तो मैं सिर्फ कहती हूँ कि ऐसे लोगों को चले ही जाना चाहिए। इस तरह के दोगले लोगों को आम आदमी पार्टी में रहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अन्य मेहमान भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद सुआल जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए दिनेश गौर जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एक बार फिर से तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। विनोद जी, आपका रुख करना चाहेंगे। टिकट की दावेदारी को लेकर इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ऐसा माना जा रहा है कि 20 के करीब ऐसे विधायक हैं जिनका इस बार पत्ता कट सकता है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उनकी जगह युवाओं या फिर महिलाओं, किसे तवज्जो दी जाएगी बीजेपी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, अनवरत रूप से सब चीजें चलती रहती है। युवाओं को भी महत्व दिया जाए और महिलाओं को भी पर्याप्त मात्रा में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और पार्टी उसके लिए पूरा जो उसकी प्रक्रिया है और जिस तरह मैं कह सकता हूँ पूरे क्षेत्र इत्यादि जो भी कार्यक्रम है और सर्वे के माध्यम है इत्यादि सभी माध्यमों से इन सारी सूचनाओं का संकलन किया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो हमारा केंद्र पार्लियामेंट तय करेगा, और इसमें कई चीजों को देखा जा रहा है, कई पक्ष देखे जा रहे हैं। उसके बाद इन सब चीजों पर आगे इसको फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल, दिनेश जी, आपका भी मैं सबसे पहले तो इसी बात पर रिएक्शन चाहूंगी कि टिकट वितरण पर किस तरीके से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपकी जो अभी आपने समिति बनाई है वो किस तरीके से काम कर रही है, किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, और 2017 की गलतियां फिर से ना दोहराई जाएं, इसके लिए किस तरीके से खास रणनीति पर काम कर रहे हैं आप? देखिए पल्लवी जी, इस समय कांग्रेस जो है बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछली बार एक सबक लिया और कई लोग हमारे जो है दल छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस पार्टी इस समय ग्राउंड पे काम कर रही है एकदम जी। और आप देख रहे हैं पिछले तीन महीने से हम लोगों की तैयारी चल रही है। हमारी तमाम कमेटियां बन गई हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी हो, चुनाव संचालन कमेटी हो या मीडिया कमेटी हो, इस तरह की हमने तमाम कमेटियां तैयार कर ली थी और वो जमीन पे काम भी कर रही है। रही बात तैयारियों की, तो पिछले पूरे कार्यकाल में जो भाजपा की सरकार रही है, हम लोग विपक्ष में रहे हैं, और हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो जनता के बीच जाके हमारे जो संभावित प्रतिनिधि विधायक के जो प्रत्याशी हैं वो काम कर रहे हैं, और जनता के बीच में उनके सुख में दुख में हम लोग हर समय उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। तो हमारी जो तैयारी है इस बार हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और आप देख रहे होंगे आज भी देहरादून में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, और तमाम लोगों से जो हमारे प्रभारी हैं माननीय देवेंद्र यादव जी, उन्होंने हर व्यक्ति से वो और हर कार्यकर्ता से वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी अब इस बार जो कार्यकर्ता है उनसे पूरे संपर्क में है, और जो हमारी 70 अच्छा, बड़ी बात तो यहाँ पर दिनेश जी ये भी है ना कि अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पारिवारिक विरासत पर हक जता रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का भी तो झंडा बुलंद हो रहा है। टिकट की दावेदारी, अब कुछ ऐसे आपके हैं विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री जो ये चाह रहे हैं कि अब हम जनसेवा छोड़ देते हैं, हमारे परिवार के बेटा बेटी या फिर पौत्र बहू जो भी है उनको मिल जाए टिकट। तो ऐसी समस्याओं का किस तरीके से आप समाधान निकालेंगे, या परिवारवाद का जो झंडा है वो बुलंद रहेगा? देखिए, ये तो अब जो परिवारवाद वाला जो विषय है वो अब बेमानी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साल राज किया, 60 साल से ऊपर जो है कांग्रेस सत्ता में रही, तो हम पे आरोप लगते रहे।
और हुआ भी है। हमारे जो जो बड़े नेता थे उनके पुत्र या पुत्रियां को इसमें टिकट भी दिए गए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले भी हैं। अब बीजेपी ने भी पिछले पिछले कई सालों से सत्ता में है, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चल रहा उनके है। यहाँ पे भी ऐसा भाजपा ही में है। भी परिवारवाद है। जी जी। तो ये सब चीजें, लेकिन जैसे पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, वैसे कोई बड़े राजनीतिक का बेटा बहुत अच्छा राजनीतिक नहीं निकल सकता, हम ये मान के चलते हैं। और अगर वो लायक है, वो जनसेवा में खरा उतरता है, जो पैमाने हैं आज की डेट में, आज राजनीति बहुत बदल गई है, और अगर वो उसमें खरा उतरता है तो क्या दिक्कत है। और अगर वो फिट नहीं बैठता है तो ऐसा नहीं है। संगठन अब युवाओं पे, महिलाओं पे ज्यादा फोकस कर रही है, और जो हमारा कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़ा है, जिसकी एक व्यक्तिगत पहचान और अच्छी पहचान उसकी जनता के बीच में है, पार्टी उसको इस बार मौका जरूर देगी। चलिए, मैं अभी एक बार विनोद जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। गौर साहब, सर आपके यहाँ तो इसके लिए पूरी एकदम फहरिस्त मुझे नजर आ रही है कि कई ऐसे जो हैं आपके विधायक हैं जो आप चाहते हैं कि उनके बेटे को अब जो है विरासत मिल जाए। कुछ एक नाम भी है, अभी देख लीजिए, अगर हम विकास भगत की बात कर ले, बंशीधर भगत इस बार काला ढूंगी से अपनी जगह बेटे को टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालातों में आप क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि वो योग्य है तो क्या टिकट दे दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आकर यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बने। सभी साधारण परिवारों से, और अपने, मैं कह सकता हूँ कि अपने उसके दम पर और अपने प्रदर्शन के दम पर और संगठन के द्वारा तैयार किए गए उसी के आधार पर लोग आगे आते हैं। परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। अपवाद स्वरूप अगर जहां पर कोई योग्य लोग हैं तो निश्चित रूप से उनको भी राजनीति करने से मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो फिर वही नेतागिरी करेंगे या वही उन्हीं का राजनीति में हस्तक्षेप रहेगा। यहाँ बहुत दूर दूर तक भी जिसका उदाहरण हमारे कई नेता हैं और आप देख भी रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ परिवारवाद के लिए बहुत कम गुंजाइश है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अक्सर ये देखने में भी तो आता है ना विनोद जी कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो उठ के उम्मीदवार चल देते हैं, दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं, और चुनाव आते आते तो ये भगदड़ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इस भगदड़ से कैसे बच पाएंगी पार्टियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है उसको पूरा विचारधारा के आधार पर लिया जाता है, उसको गुणदोष के आधार पर ही सम्मिलित किया जाता है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में कभी होती नहीं। इक्के दुक्के अगर होती होगी तो राजनीति का एक दोष मात्र है, लेकिन एक बहुत बड़े उस के अनुसार पर भगदड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी लगातार संगठन से लेकर और सभी चीजों में अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में महत्व देती है और सभी तरह का संवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसा नहीं कि हम चुनाव के समय में ही, इस समय जो है तो हम बहुत ज्यादा कार्यक्रम कर रहे होंगे। हमारे कार्यक्रम लगातार वर्ष भर चलते रहते हैं। अभी हमने बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो किए हैं। अभी तक हमने बूथ प्रबंधन से लेकर बूथ जो हमारे 11,235 बूथ उत्तराखंड राज्य के अंदर थे उनका सत्यापन का कार्यक्रम किया है। उसके अलावा हमने दीवार लेखन का कार्यक्रम किया है। उसके अलावा हमने जो हमारे इस तरह की संगठनात्मक जो हमारी वो संगठन है, हमारा बूथ हो गया, हमारा शक्ति केंद्र हो गया, हमारे मंडल हो गए, उन सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का प्रयास लगातार जारी है। अब तक हमने इस तरह के कार्यक्रम किए। अब आने वाले समय में हम बड़े कार्यक्रम लेने वाले हैं, जिसमें हमारी जो है तो विजय संकल्प यात्रा कुछ समय के बाद प्रारंभ होगी, और इसके अलावा अन्य जो हमारे कार्यक्रम है, विधानसभाओं के सम्मेलन प्रारंभ होंगे, और हमारी अन्य सभी प्रकार की जो सब प्रकार से चुनाव को किस तरह से 2022 के चुनाव में जो हमारे नेतृत्व ने लक्ष्य दिया है 60 पार का, उसे किस तरह से पार किया जा सकता है, उसको बारीकी से उसके सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमारा अनुसूचित जाति मोर्चे के लिए अलग कार्यक्रम है, हमारे महिला मोर्चे के लिए अलग कार्यक्रम है, हमारे युवा मोर्चा के लिए अलग कार्यक्रम है, और इस तरह से सभी को समुचित प्रतिनिधित्व पार्टी में मिले, सभी को कार्यक्रम मिले, सभी की समान सहभागिता हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस नारे के साथ ही हम आगे 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संगठन है वो इसको लगातार हमारे उत्तराखंड के हमारे चुनाव प्रभारी जी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, जो कि
केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी देहरादून आज आगमन है। वो लगातार कल 2 दिनों तक लगातार बैठकों का क्रम जारी रहेगा। हमारे संगठन के प्रभारी दुष्यंत जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी सभी पहुंच चुके, और लगातार आज 3 बैठकें आज हैं, कल दिन भर भी बैठकों का क्रम जारी रहेगा। तो इस तरह से पूरी छानबीन जारी रहेगी, और मुझे लगता है कि चुनाव को किस अच्छे तरीके से जनता के बीच में, जो हमने 7 सालों तक केंद्र की सरकार की उपलब्धियां हैं और 4.5 साल तक राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, इन सब के लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले। जनता जनार्दन ने हमको अच्छा जनादेश पिछली बार भी दिया, और 2014 में भी दिया, 2017 में भी दिया, फिर 2019 में भी दिया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है, जनता का पुनः उसी तरह का प्रचंड बहुमत हमको प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी इस काम में जनता की सेवा में लगे। चलिए, उमा सिसोदिया जी, सैनिकों के बारे में हम बात कर रहे थे, और ये बात कोई नहीं नकार सकता कि उत्तराखंड की राजनीति में सैनिक परिवारों की कितनी बड़ी भूमिका है। ऐसे में कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी के द्वारा सीएम फेस बनाकर उतारना आप लोगों को कितना फायदा पहुंचाएगा? बनाकर उतारा गया है, मैं ऐसा नहीं सोचा गया था कि वो एक सैनिक है तो सैनिकों का हमें फायदा उठाना है और उनको बनाना है। कर्नल कोठियाल एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और यूथ फाउंडेशन के रूप में और निम के जो डायरेक्टर रहे हैं, वो उसके रूप में उनका एक बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड में है। बल्कि उनको सिर्फ एक सैनिक की भूमिका में उनको ना देखा जाए, सिर्फ एक सैनिक की तरह उनको ना देखा जाए। वो सैनिक और इन सबसे बढ़कर एक इंसान है, और एक बहुत अच्छे उत्तराखंडी व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन ये ऐसा होता ही है, आपका प्रश्न भी बहुत स्वाभाविक है कि कर्नल कोठियाल जो कि सैनिक पृष्ठभूमि से हैं, और उत्तराखंड में सैनिक बहुल है, यहाँ पर हर घर से कोई बेटा, कोई दामाद, कोई बेटी जो है वो सेना में है। तो कहीं ना कहीं कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री चेहरा जो हमने प्रोजेक्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी इस समय सैनिकों के बीच में है। सैनिक अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक सैनिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया है। और ये उत्तराखंड की राजनीति में मैं समझती हूँ कि भुवन, ये जो खंडूरी जी थे हमारे, उनके बाद मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई पेश हुआ है तो हमारे कर्नल कोठियाल साहब हो रहे हैं। और बाकी में हमारे सैनिकों का सम्मान है, हमारी वीर नारियों का सम्मान है, हमारी वीर माताओं का सम्मान है कि उनके बीच में से निकला हुआ बेटा एक दिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा और उनकी सेवा के लिए तत्पर है। आप किस तरीके से देख रही हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है सैनिक सम्मान के नाम पर, तो इन कार्यक्रमों को आप किस तरीके से देख रही हैं? चुनावी बेला है, चुनावी टाइम है, सभी पार्टियां कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रमों को देंगी, जनता के बीच में जाने का प्रयास करेंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस समय क्योंकि चुनावी टाइम है और अब आप सैनिकों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी की सिर्फ एक राजनीतिक एक तरीका है, सिर्फ राजनीति करने का उनका एक तरीका। भी टाइम आ गया, 4 महीने चुनाव को रह गए हैं, चलिए अब सैनिकों के बीच में बात कर लेते हैं, सैनिकों का सम्मान कर लेते हैं, सैनिकों के शहीदों के घरों से मिट्टी लाकर हम सैनिक धाम बनाते हैं। और कितनी जगह इनके साथ लोगों ने अपने सैनिकों को जो आंगन है, जो दालान है, उसकी मिट्टी इनको नहीं दी क्योंकि उनका सम्मान नहीं किया गया। तो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई यहाँ पर बैठे हैं, कितनी ही जगह सैनिक परिवारों ने इनका विरोध किया क्योंकि शहादत के बाद ऐसा उमा जी विरोध किसी भी स्थान पर नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप बिल्कुल बोलिएगा। मेरे पास हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है, मेरे नाम का उदाहरण कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला है। आप मेरे नाम का उदाहरण कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे पूछ रही हैं इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, वरना अपनी बात रखिए। बनाया जाएगा और उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद आपको चुनाव के टाइम सैनिकों की याद आती है, चुनाव के टाइम आपको शहादतों की याद आती है। आप मुझे जवाब दीजिए, आज सैनिक धाम बनाने जा रहे हैं और सैनिकों के यहाँ से उनके दालान से आपसे मिट्टी लेकर आ रहे शहीदों के नाम से। पिछले 5 साल से आप लोग कहाँ थे? क्या आपको पिछले 5 साल पहले हमारे देश की, हमारे उत्तराखंड के शहीदों की याद नहीं आई? अगर आपको वाकई में सैन्य धाम बनाना था तो पिछले 5 साल से जो आपके तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर 1, 2, 3 जो बैठे हैं वो उसको शुरू कर सकते थे। आपके पास जमीन यहाँ पर देहरादून में भी थी, अभी वापस फिर आपने कहा कि हम बॉडी बनाएंगे, टिहरी बनाएंगे, फिर आप उठा के फिर यहाँ पे पुरकुल में लेकर आए।
देखिए, हम किसी अच्छे काम को कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, आप उसको किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए जो काम किया है उत्तराखंड के अंदर इतना कहीं नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी है जिसने बरसों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन उत्तराखंड राज्य के अंदर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने जो है तो शहीदों को सम्मान देने की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी पहले नेता थे जिन्होंने शहीदों के सबसे सम्मान घर लाया गया और उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको पेट्रोल पंप आवंटित किया गया, उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से वो किया गया। भारतीय जनता पार्टी थी वो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि आपको उचित नहीं लगता है ना। शहीद होता है कितनी सम्मान राशि आप देते हैं, आप उनको 10 लाख 15 लाख इससे ज्यादा देते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रारंभ किया है, नहीं तो पहले उसका बक्सा घर आ जाता था, केवल उसका नाम घर आता था, बाकी कुछ नहीं होता था उस पर। इसलिए आप पूरी ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के प्रति पूरा सम्मान का भाव व्यक्त किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे भी और किस तरह से जो हमारे वीर सैनिक हैं यहाँ का जो आपको शायद पता नहीं है, आपसे थोड़ा सा होमवर्क पढ़कर आया कीजिए भाई साहब। अभी सारे अच्छा ऐसा है, होमवर्क पढ़ने के लिए ऐसा करेंगे आप, ऐसा करिए कि आप यहाँ पर एक ट्यूशन की क्लास चलाइए, मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा वहाँ पढ़ाई करने के लिए, है ना। होमवर्क मुझे कितना कर रहे हैं वो मुझे आपके समझाने की आवश्यकता नहीं है मेरी बहन। आप जितना मुझे होमवर्क करना है मैं करके आया हूँ, ठीक है ना। खुद एक सैनिक पृष्ठभूमि से है, गणेश जोशी जी श्रम के मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो भी सैनिक है, और उसके बावजूद भी हमारे पूर्व सैनिकों, वीर नारियां, शहीदों की विधवाएं इस समय धरने पर बैठी हुई, आप जाके बात तो नहीं करते उनसे। बिल्कुल जवाब लेंगे विनोद जी से इसका। पहले एक बार दिनेश जी का मैं यहाँ पर रुख कर लेती हूँ। दिनेश जी, आपने दोनों की बात सुनी। इसके अलावा मेरा सवाल ये भी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% उम्मीदवारी का वादा कर सकते हैं तो क्या उत्तराखंड में इस तरह का कोई वादा किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं पहले सवाल का जवाब दूं। कांग्रेस ने कभी भी सेना या सैनिकों पे राजनीति नहीं की, और सैनिकों के लिए जो सम्मान हर भारतवासी के लिए होना चाहिए वो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है। हर पार्टी अपना बढ़ चढ़ के बताती कि हमने ये किया, उनके लिए हमने वो किया, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में सेना काम करती है और वो जब वो जो है सरहद पे एक अपनी सेवाएं देते हैं तो हम लोग यहाँ घर में चैन से सोते हैं। तो उसमें कोई वो दो राय नहीं कि सैनिक का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है। और रही बात उसकी रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, अगर कोई सैनिक राजनीति में आके सेवा करना चाहता तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, उसको हम लोग उसको गलत नहीं मानते। रही बात महिलाओं की, तो जो आप ये कह रही हैं कि महिलाओं के लिए इस बार निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी युवाओं पे, महिलाओं पे और जो हमारे कांग्रेस संगठन के लोग हैं उन पे, उनको सबको जो है इस बार चुनाव में मौका देगी। और निश्चित तौर पे मैं हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, जो उनका रुझान मैं देख रहा था, तो उससे मैं आपको यहाँ पे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि इस बार हम लोग इन सभी वर्ग को उनके हिसाब से जो है टिकट देंगे, उनको विधानसभा में लाने का प्रतिनिधित्व देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है विनोद सुवाल जी, अब आप उनकी बात का तो जवाब दीजिए, लेकिन बात तो वो भी सही कह रही हैं कि सैन्य धाम जो अब आप बना रहे हैं, 5 साल में आप कहाँ थे? अब इस धाम के बनाने का मकसद क्या बस इतना है कि चुनाव नजदीक आ गए और अब आपको किसी खास वोट बैंक को साधना है? मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम को चुनाव की दृष्टि से नहीं करती है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने सबसे पहले जो शहीद हुए सैनिकों के लिए एक परंपरा प्रारंभ की और उनके सब घर लाने का काम किया, उनको सम्मान प्रोटोकॉल दिया, उनकी विधवाओं को और उनके आश्रितों को पेट्रोल पंप से लेकर सरकारी नौकरी से लेकर और पूरी सम्मानजनक धनराशि उन्हें देने की जो प्रारंभ किया है। और उसके बाद कई तरह की उनके लिए योजनाएं प्रारंभ की। जो हमारे जो जितने भी चक्र विजेता थे, शौर्य चक्र हुए, उनकी सबकी राशि को बढ़ाया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो बहुत लंबे समय से एक मांग सैनिकों की थी, जिससे 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि हमारे दूर क्षेत्र में बैठे हुए जो सैनिक हैं, गाँव में बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछेंगे जो पुराने सैनिक थे उनको इसे 1 रैंक और 1 पेंशन से उत्तराखंड राज्य को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि जब उनसे आप इस बात को सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस दशकों पुरानी मांग को भी पूरा किया है।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिस तरह के सेना को अत्याधुनिक करने के लिए जिस तरह की योजना हमारे रक्षा मंत्री जी से लेकर जिस तरह के अच्छे काम सैनिकों के लिए किए जा रहे हैं, वो सबके सामने सैन्य धाम भी उसी कड़ी का एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस पर काम चल रहा था, आगे भी उस पर काम चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि सैन्य धाम बनाना हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कह गए थे कि हम 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम को बनाएंगे। तो ये कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। निश्चित रूप से चुनाव का समय नजदीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसकी योजना बहुत पहले से बन के और तैयार होकर चल रही है। निश्चित अभी रूप से बीच में ये भी सवाल उठा था सैन्य धाम को लेकर विनोद जी कि देहरादून में ही क्यों बनाया जा रहा है, पहाड़ पर इसका निर्माण होना चाहिए था, ये सवाल भी उठा था। देखिए, निश्चित रूप से स्थान पहाड़ पर भी हो, देहरादून में हो, किसी भी स्थान पर बन सकता है। उत्तराखंड देहरादून भी उत्तराखंड के अंतर्गत भी आता है, वहाँ की राजधानी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पर बनाने की योजना बनी है और धीरे धीरे इसके कोई विस्तार की कोई योजना होगी तो आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक अच्छी प्रक्रिया है, कोई भी राजनीतिक दल हो, दूसरा भी करता तो हम उसका स्वागत करते, कोई तीसरा भी करता। अगर अपने सैनिकों को उनका गौरवशाली इतिहास अगर कोई याद करना चाहता है, उनकी उसको याद करना चाहता है, तो मुझे लगता है इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं। जिस भी राजनीतिक दल को जो अवसर मिलता है उसको उस समय अगर उसने जो कोई अच्छी योजनाएं प्रारंभ की हो तो उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है केवल छीटाकशी के लिए छीटाकशी करना, जैसे मेरी बहन अभी उमा सिसोदिया छीटाकशी कर रही थी और मेरी जानकारी को चुनौती दे रही थी, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अगर मेरी जानकारी कुछ कम हो तो मैं उनसे, जब आप वो चाहेंगी तो मैं उनको डाटा भी उपलब्ध करा सकता हूँ, या किसी प्रकार की कम हो तो आप वो मुझे सिखा सकती है। इसलिए जितना जो मैं कह रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दुनिया को सब्जबाग नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे आम आदमी पार्टी जो है तो बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही है, तो कभी बिजली विभाग वालों के वो विद्युत उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही है, कभी किसी तरह के फॉर्म भर रही है। तो ये फॉर्म भरने वाला एक सब्जबाग लोगों को दिखाना, और जिस दिल्ली के अंदर आपने काम किया है उसको कितने लोगों को आपने बेरोजगार भत्ता वहां पर दिया है, इस तरह से लोगों को जो सब्जबाग और कभी किसी को दिखाना, ये उनकी पॉलिसी हो सकती है, हमारी नहीं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कर रही है वो गांव, गरीब, किसान और जवान को देखकर सारे काम कर रही है और उन्हीं को देखकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उन्होंने अपने 7 सालों के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए आप देख सकते हैं कि कई योजनाएं प्रारंभ की, वो सबको दिखाई दे रही है। वो कोई, मुझे लगता है कि वो सड़क कोई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बनाई, वो सबके लिए बनाई। जो ऑल वेदर रोड बनाई वो सबके बनाई। जो रेल, एक बहुत बड़ा सपना पहाड़ पर चढ़ने का था, अगर आप कर्णप्रयाग में रेल से जाने वाले तो उसमें कोई मैं बैठ के नहीं जाऊंगा, उसमें उमा सिसोदिया भी जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी जा सकते हैं। जो हेलीपैड हवाई सेवाओं का जो विस्तार किया जा रहा है वो भी उसमें जा सकती है। और जो पन विद्युत परियोजना यहाँ के रोजगार के लिए बढ़ाई जा रही है उसमें वो सबके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे प्रदेश की राज्य की सरकार ने जो अटल आयुष्मान योजना, इतनी सुंदर योजना है जिससे इतने सारे लोगों का जो है तो 5 लाख तक का सबका इलाज जो है तो 5 लाख तक का वो दे रही है। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है, तो जो सकारात्मक योजना है उनको हाँ बोलने में तो नहीं होना चाहिए, फिर मरा बोल के राम बोलने में तो कोई फायदा है नहीं ना, तो राम ही बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, निश्चित रूप से विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि वो विपक्ष में रहकर सरकार की कोई कमियां है तो उनको उजागर कर सकता है, लेकिन अच्छी योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छा काम जिसने किया है उसके लिए उसको अच्छा ही बोलेंगे। उन योजनाओं की दिल्ली मॉडल पर बात करते हैं ना सर, वो दिल्ली मॉडल पर बात करते हैं और दिल्ली मॉडल उनका दिल्ली में सफल हुआ है, इसलिए वो उसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए उमर। हमारा मॉडल पूरे देश के अंदर सफल हुआ है। देश की जनता ने हमको जनादेश दिया, हमने 300 से अधिक सीटें लाए हैं, इसलिए हमें उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जनता जो जनार्दन है वो हमको लगातार जनादेश दे रही है। चलिए उमा जी। बहुत बड़ी बड़ी और बेहतरीन बातें सैनिक सम्मान ने कही है और स्वास्थ्य का जो आयुष्मान कार्ड है उसके बारे में कही है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं दिया। मैं बहुत शांति से उनकी पूरी बात को सुनती रही कि इस समय देहरादून में पूर्व सैनिक और वीर नारियां धरने पर बैठी हुई हैं और एक दिन से नहीं, लगभग 1 महीने से ऊपर उनका धरना हो चुका है। गणेश जोशी जी की विधानसभा में धरना स्थल है, निदेशालय जो इनका पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड है वहां पर, वो सारे वहां पर बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। उनमें से एंकर महोदया कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोलियां खाई हैं युद्ध क्षेत्र में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर कटे हुए हैं और वो लोग वहां पर हैं, और काफी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर हैं जिनके पति हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए
लेकिन सरकार है कि सुनने में राजी नहीं है। और ऐसे में अगर ये बात करते हैं सैनिक कल्याण की और सैनिक सम्मान की, तो सब कुछ बिल्कुल बेईमानी हो जाता है। जब जीवित सैनिक वहां पर बैठे हैं, उनका सम्मान आप नहीं कर रहे, तो हमारे जो शहीद सैनिक हो चुके हैं उनका आप क्या सम्मान करेंगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई हैं वो इस बात का जवाब दें। और मेरी बात को देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, सिर्फ ये कहना कि मैं राजनीति कर रही हूँ बिल्कुल गलत है। मैं चाहती हूँ कि आज जो भी डिबेट पे निकल के जाता है प्रवक्ता महोदय, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी, आम आदमी, जो कुछ भी यहाँ पे जिस निकल के जाता है उसको अपने बड़े पदाधिकारी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज है। मैं जनता की आवाज इस समय उठा रही हूँ और मैं बहुत आशा के साथ अपने भाई से आशा करती हूँ कि वो इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए। एक चीज़ और मैं आपसे उमा जी जानना चाहती हूँ, अभी कांग्रेस ने भी इस धरने को समर्थन दिया है जिसकी आप बात कर रही हैं, और कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय में कार्यरत पूर्व सैनिकों को विभागीय संविदा में लाया जाएगा। इस तरह के कुछ वादे उनके द्वारा किए गए हैं। इन वादों पर आपका रिएक्शन, और आम आदमी पार्टी क्या करेगी इन परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए? देखिए, क्योंकि जनरल कोटियाल जी बहुत दिल से जुड़े हुए हैं इन पूर्व सैनिक और इन सभी परिवारों के साथ। ऑब्वियसली उनमें से तो कई लोग उनके यूनिट के हैं। उन्होंने वो बताते हैं कि कभी जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये हमारे सीनियर हुआ करते थे वहाँ पर, मेरी यूनिट के लोग थे। तो वो बहुत इमोशनली, बहुत दिल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाएंगी। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर रखा ही जाएगा, उसके अलावा भी और दूसरी बहुत सारी तमाम योजनाएं पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जाएगी। देखिए, पूर्व सैनिक जो होते हैं ना, उनको जो ट्रेनिंग अपने सेना काल में मिली होती है वो इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि उसका उपयोग हमें सामाजिक रूप से, जब वो रिटायर होकर आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी उस ट्रेनिंग का पूरा उपयोग हमें करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकारें या कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, पूर्व सैनिकों को सामाजिक रूप से जोड़कर उनका जो मैं कहूँ जो उन्होंने जो सीखा है उसको समाज में लाने का उन्होंने उस तरह से प्रयास नहीं किया जिस तरह से उसको होना चाहिए। और कहीं ना कहीं असंतोष जो है वो पूर्व सैनिकों के बीच में होता है। बहुत दुख होता है मैम, जब कोई पूर्व सैनिक जो सेना सीमा पर लड़ा है उसके बाद वो कहीं किसी होटल के कहीं यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, वाकई में मतलब उस समय मैं समझती हूँ कि उसके अपमान की बात है। तो हमें सैनिकों का सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार को बाकी में बेहतरीन योजनाएं उनके लिए लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जैम है, हमारे एसेट्स हैं ये लोग, और इन्होंने हमारे लिए अपनी रातों की नींद गंवाई है और कईयों ने अपने हाथ और पैर खोए हैं, कईयों ने अपनी सीने पर गोलियां खाई हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो लोग बचे हुए हैं और हमारे बीच में आज जिंदा है और हमारे साथ हैं। तो मैं समझती हूँ सभी सरकारों को पूर्व सैनिकों के लिए दिल से निर्णय लेने चाहिए, ना कि मतलब हृदय से निर्णय लेने चाहिए, ना कि अपने दिमाग से। बिल्कुल, बताएं दिनेश जी। जी, मैं पल्लवी जी, मैं एक बात कहूंगा कि क्योंकि बात सैनिकों पे आ रही है, तो सैनिक तो हमारे इतने मजबूत है, इतने ताकतवर है, पूरी विश्व में अगर कोई मजबूत सेना है तो हिंदुस्तान की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी विपरीत और कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं, तो उनका जो है सम्मान होना जरूरी है। उनकी यदि कोई मांगे हैं तो सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि सैनिक नाजायज मांग नहीं मानता है आपसे। सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए वहां धरने पे बैठे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। और सैनिकों की एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सैनिकों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम तो जो सैनिकों की जो उनकी जो आत्म बलिदान वगैरह है उसका भी हम राजनीतिकरण करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई सैनिक अगर सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आना चाहता है, उसका स्वागत है। मैं यहाँ देखता हूँ कई जगह हमारी सैनिकों की पूर्व सैनिकों की समितियां बनी हुई हैं, तो वो चैरिटी करते हैं, वो कई काम करते हैं, समाज के बीच में बहुत अच्छे अच्छे काम वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सैनिक जब सेवा में होता है तो वो देश की सेवा करता है, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो अपने समाज के बीच में अपने समाज की सेवा करता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं सुयाल जी, उन्होंने कहा, वो बड़ी बड़ी बातें गिना रहे थे, रेलवे की बात कर रहे थे, चार धाम उसकी बात कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी योजनाएं आ रही हैं वो उत्तराखंड के लोगों के भले के लिए है। लेकिन ये योजनाएं मोदी जी की हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं ये, और आप केवल मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? आप राज्य की बात करें, चुनाव राज्य का होना है, और राज्य सरकार ने किस तरह से 4.5 साल पिछले निकाले हैं उस पर चर्चा करिए, आप उसकी खूबियां बताइए।
आप कह रहे थे अभी कि पनविद्युत परियोजनाएं, 54 पनविद्युत परियोजनाएं जो है लटकी हुई है निशंक जी के जमाने से। वो ऐसे मामले फंसा दिए गए हैं कि वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। और अभी 4.5 साल में आप बताएं, जो कांग्रेस सरकार में आपदा में कुछ परियोजनाएं बह गई थी, आज 4.5 साल में आपने उन पर कोई काम नहीं किया। गडकरी जी उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आए थे और वहां से उन्होंने छाती ठोक के कहा था कि जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी हम लोग ये लोहारी नागपाला परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, 600 मेगावाट की, और पाला मनेरी एक योजना थी। तो ऐसी जो जल विद्युत परियोजनाएं जिनसे हमें रेवेन्यू मिलता, उत्तराखंड के विकास के लिए जो मील का पत्थर साबित हो सकती थी, वो परियोजनाएं जस की तस पड़ी हुई हैं। और बोलने के बावजूद केंद्रीय मंत्री जी के मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, कुछ कामों में बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने इसी रामलीला मैदान में घोषणा की थी और जनता को इस तरह बरगला के आप वोट ले गए। और उसके बाद 4.5 साल से जस का तस है, लोग धरने पे बैठे हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, पेंशन आप लोगों ने कर्मचारियों की बंद की। कर्मचारी आपके हाथ पैर होते हैं, वो आपका जो भी शासन तंत्र चलता है कर्मचारियों के बदौलत चलता है। तो मेरा तो अभी भी आपको एक सुझाव है कि जो धरने पे जो लोग बैठे हैं उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कीजिए। वो आपके हाथ पैर है, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है। उनसे उनकी जो जायज मांगे वो मांग लेनी चाहिए, और जो बातें संभव नहीं है उनको समझाया जा सकता है कि भाई ये चीजें अभी हम नहीं कर पाते। लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा जो ड्रॉप है कि वो वार्ता नहीं करना चाहते, वो लंबा आंदोलन को लंबा खींचना चाहते। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अभी किसान आंदोलन जैसा चला, किसान आंदोलन को भी इन्होंने सोचा लंबा करेंगे, लंबा जितना खींचता जाएगा धीरे धीरे शक्ति क्षीण होती जाएगी और आंदोलन एक दिन टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में आपको उस जनता से जिसने आपको वोट दिया है उसके वोट से आप आज गद्दी में बैठे हैं, उसके वोट से आप शासन चला रहे हैं, राज कर रहे हैं। और आप अगर उसको इस तरह सोचेंगे कि इनको हम तोड़फोड़ कर दें, इनको हम लंबा खींच के इनका जो इनका आंदोलन है उसको कमजोर कर दें, तो वो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो गई है और जनता जो है अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सीख गई है। तो मेरी आज भी आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे कर्मचारी भाई वहां बैठे हैं उनकी बातों को, आपने तो परिवहन निगम के कर्मचारियों की बात नहीं सुनी, आपने ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, उपनल के कुछ हमारे नौजवान साथी जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं उनकी बात है। अगर हम लोग इनको अगर हम सुशासन नहीं दे पाए, हम अगर इस जनता का जो उनकी मांगे उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो इस उत्तराखंड राज्य का बनना बेईमानी साबित होगा। इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश ही ठीक था फिर, क्योंकि आज प्रतिनिधि भी हमारे हैं, हम वही प्रतिनिधि हैं जो सड़कों पे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो की बात करते थे। लेकिन आज हम उन्हीं कर्मचारियों जिन्होंने कितने लंबे टाइम तक उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हम उनकी अगर बात नहीं सुनेंगे, हम उनके जो कई मामले वेतन विसंगति है और पुरानी पेंशन है, बहुत सारे मामले हैं, उस आप वार्ता तो करें, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो मेरा तो कहना यह है कि ये सारे हमारे अपने लोग हैं, हम वो भावना छोड़ दें कि कर्मचारियों को या कोई भी संगठन है उसको बैठा दो, उसका लंबा चलने दो, हड़ताल को लंबी खींचो, बाद में ये थक के हार जाएंगे, वो बेचारे चले जाएंगे। हुआ भी है ऐसा, आपने कई हड़तालें इसी तरह तुलवा दी, उपनल वालों को आपने उठा दिया था इस तरह से। और बेरोजगार अगर सड़क पे आता है रोजगार की बात कर रहे हैं तो उसका अधिकार है, आप उसको लाठीचार्ज से उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा नौजवान जिसने बड़े सपने देखे थे और उसमें ऐसा नहीं है। मैं सभी के लिए कहता हूँ, वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जब गद्दी पे बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि हम अब हमेशा के लिए बैठ गए इस गद्दी पे, और ये मान के चलते हैं कि जो आम जनता है, जो प्रजा है, ये हमारी जो है। सर अभी हम वापस अगर अपने मुद्दे पर लौट जाएं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हमें जो है जानना चाहती हूँ इस राज्य को बनने की जो भावना थी, मूल भावना इसके पीछे थी, वो जो मूल भावना थी उसे याद रखना चाहिए, उस भावना पर काम करना चाहिए। आपकी एक बात से मैं सहमत हो जाती हूँ, उसके लिए अच्छी योजनाएं बनाए। और बिल्कुल दिनेश जी एक बात तो बताएं, देखिए अगर हम अपने मुद्दे पर दोबारा लौट जाएं, टिकट वितरण को लेकर, टिकट दावेदारी को लेकर, जैसा आपने कहा कि प्रतिनिधि जब बैठ जाते हैं गद्दी पर तो उन्हें लगता है कि अब हम यहाँ पर परमानेंट हो गए, अब यही तो आपको वितरण करना है। और अभी भी हमने देखा, अभी कुछ दिन पहले की खबर है, आपको मुझसे ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी कि किसने कितना अपनी विधायक निधि खर्च की। आपके भी विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक रहे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पर नहीं है, विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए जो विधायक, उनसे आप विकास उम्मीद कर रहे हैं। कैसे उम्मीद की जा सकती है? ये उम्मीद ही बेईमानी है।
हाँ भाई क्या कह रहे हैं? दिनेश जी तक शायद आवाज जी। नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी, मेरा ये जी, सवाल जी। आपसे भी रहेगा कि अब आप टिकट वितरण किस तरीके से करेंगे? अभी तक विधायक अपनी निधि को भी पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाए, अब नए विधायकों का चयन किया जाएगा, नए उम्मीदवारों का चयन होगा। निश्चित रूप से क्योंकि नया चुनाव है, नए उसमें है, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ने वाले हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी सभी तरह से उनके जो पूर्व एमएलए हैं, जो वर्तमान में एमएलए हैं और जो उससे भी पहले एमएलए रहे और जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, जिनका योगदान है, उन सब के बारे में जांच पड़ताल और निश्चित रूप से उन सब के योगदान को देखा जा रहा है और एक एक सीट पर हमारे पास कई योग्य उम्मीदवार हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, लेकिन सबके बारे में इस समय पूरी पड़ताल की जा रही है और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में समाज हित में काम कर सके, जो लोगों के दुख सुख में रह सके, जो जनता के एक अच्छे सेवक के रूप में जनता की सेवा कर सके, ऐसे सभी लोगों के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारा जो नेतृत्व है वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि किस तरह से हम एक चुनाव में जो है और जो हमारे सभी तरह के लोग हैं उन सभी का समावेश हो, उसमें सभी तरह का प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सबको बराबर स्थान मिले और राजनीतिक क्षेत्र में एक समग्र विकास की अवधारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस तरह एक प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया रहेगी। वो कई स्टेप से गुजरेगी और उसके बाद छनने के बाद उसके बाद जो निकलेगा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो अमृत ही निकलेगा और वो अमृत के रूप में वो पुष्कर भारतीय सिंह जनता धामी पार्टी तो के फिक्स है ना जो सर? 60 एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पुष्कर सिंह धामी तो फिक्स है ना, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी ना भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल मेरा महत्वपूर्ण है, आपका जवाब मैं लूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते ज्योति जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए, बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसानां दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्होंने तुरंत वापस करे। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा ना? हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी संगठन के बड़े अधिकारियों का इसमें मार्गदर्शन और पाथ्य हम सबको प्राप्त होगा। और जो लक्ष्य हमने 60 पार कर रखा है वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री और अन्य हमारे सभी तरह की इसमें कमेटियां हैं, उन सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब मिलजुल कर इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान को आगे ले जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा दिनेश जी, क्योंकि हरीश रावत ने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ यानी कि उत्तराखंड में भी एक दलित मुख्यमंत्री हो। अब चलेगा यशपाल आर्य आपकी पार्टी में, तो फिर क्या समझा जाए? अभी हरीश रावत रहेंगे, यशपाल आर्य रहेंगे, या फिर कोई तीसरा चेहरा आएगा? देखिए, हमारे पास मुख्यमंत्री लेवल के बहुत सारे चेहरे हैं और जो चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का वो बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री होगा, बहुत लायक मुख्यमंत्री होगा, जो इस उत्तराखंड की जो मूल भावना है, इसके जो बनने की मूल भावना थी, जो यहाँ के पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बात करेगा, जो यहाँ पलायन को रोकने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और जनहित की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नौजवानों के रोजगार की बात करेगा। ये निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हम एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड यानी कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री रहे वो मूल भावना पर काम नहीं कर सके, ऐसा माना जाए, इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि अब जो आएंगे वो करेंगे? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है मैडम। देखिए, इसको उत्तराखंड को नारायण दत्त जैसा, तिवारी जी जैसा बहुत सदे हुए मुख्यमंत्री हमने दिए और तिवारी जी नहीं बल्कि ये उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य था कि उसको सेकंड टेन्योर नहीं मिला। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तिवारी जी ने इस उत्तराखंड का बनाया था, पूरा स्केलेटन तैयार किया उन्होंने। वरना पौने 2 साल तक, जब तक आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी, जब नया नया राज्य बना था, तो उस राज्य में जो है ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये जो पैसा सिंचाई का पैसा है वो सब उत्तर प्रदेश में जा रहा था, परिवहन का पैसा उत्तर प्रदेश में जा रहा था, लोक निर्माण विभाग का कोई ढांचा नहीं था। ये सारी चीजें पंडित नारायण दत्त तिवारी ने ये सब तैयार किया था, उनका अपार अनुभव था। उसके बाद विजय बहुगुणा जी भी आए, उन्होंने भी अपने टाइम पे अच्छे काम किए, कुछ कई घोषणाएं वो ऐसी कर गए जो डिसीजन मेकिंग थी। वो अलग बात है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और हरीश रावत जी, उनका भी बहुत बड़ा अनुभव है। हरीश रावत प्रधान से लेके और केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। वो यहाँ के पहाड़ के जो युवा है उसकी जो परेशानियां है वो उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप देख लीजिए जितने भी रहे होंगे सबने अच्छा काम किया। और हम ये नहीं कहते कि भाजपा के मुख्यमंत्री, लेकिन शुरुआत जो हुई थी उत्तराखंड के दिशा और दशा देने की, वो नारायण दत्त तिवारी जी ने दी थी। और आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, अब ये जो पूरा टीरियर गया तो उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो वो तो ये दर्शाता है कि उन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं किया कि ये काम के नहीं है तो दूसरा बदल दो, दूसरे काम के नहीं निकले तो तीसरा बदल दो। अच्छा, तीसरे जब आए हैं तो वो घोषणाएं कर तो रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा हुआ है। आचार संहिता लगने वाली है 15-20 दिनों में, और जो एक प्रोसेस जो आजकल भर्तियों की प्रक्रिया निकाल रहे हैं, ये करेंगे। आपने 4.5 साल क्यों नहीं किया सब? आप ये भूल गए कि वो नौजवान जिनकी उम्र निकली जा रही थी, उनकी उम्र निकल गई है, उनको जीवन भर मलाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम लोग सरकारी नौकरी या कहीं परीक्षा तक नहीं दे पाए। तो एक बात इन्होंने लेक्चरर का एक एग्जाम कराया था, उसका भी 2020 में, वो भी इसका भी रिजल्ट नहीं निकाला अभी तक। तो कुल मिला के ये है कि बेरोजगारी हो या विकास के काम हो, स्टेट राज्य सरकार की बात मैं कर रहा हूं, बेरोजगारी हो या विकास के काम हो या अन्य कोई भी योजनाएं देख लो, सब में ये फेल है। आपके पास केवल एक 4 धाम प्रोजेक्ट बोलने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। आप रेलवे की बात करते, रेलवे देहरादून और हल्द्वानी काशीपुर तक कांग्रेस ने तब पहुंचा दी थी जब उसकी जरूरत थी। ठीक है, आप कर्णप्रयाग ले आ रहे, जिस दिन आप पहुंचा देंगे उस दिन आप बात करना कि कर्णप्रयाग हमने पहुंचाया है।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चार धाम प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं, चार धाम प्रोजेक्ट यूपीए सरकार का प्रोजेक्ट है और उसमें ये काम शुरू हो चुका था। आप श्रीनगर से देख लीजिए, काफी आगे तक जो है ये डबल लेन रोड हो गई थी। धरासू उत्तरकाशी में आप देख लीजिए, उधर काम चल रहा था, वहां भी। बल्कि अब जो इन्होंने काम किया है, अब उस काम की क्वालिटी में फर्क आ गया है। मैं बताऊं आपको, एक धरासू, ये बड़ी थी एक जगह है उत्तरकाशी के पास ही, 28 करोड़ का काम हुआ है चार धाम प्रोजेक्ट में, और पूरा काम होने के बाद वो एक मिनट का समय दे दीजिए, तुरंत लौट रही हूँ आपके सारा धराशायी हो गया। उसपे कोई चेक नहीं, कोई जांच नहीं। उसके बाद विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। की टनल बनाई जा रही है, 35 करोड़ की टनल। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे अनुरोध है कि इन्होंने इनको पूरे 10 साल उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए मिले, पिछले 5 साल भी इनको मिले। इन्होंने केवल उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, खानान और इस तरह जिस तरह इनका बोलबाला रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ये सब कहने का आपके राज्य में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, आपके राज्य में जो खनन चल रहा है, आपके राज्य में जो विधायकों की खिलवाड़ हो रहा है, वो जनता देख रही है। और वो देखा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इन्होंने तो चारों थाने जीत हुए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। आप हिमाचल में चारों थाने जीत हुए, आप पिछले चुनावों में हार गए। आपने किसानों का आंदोलन वापस लिया, तो अपनी नीतियों को थोड़ा सा सुधार के उत्तरकाशी से जनता आपको नकारती नहीं। जनता ने वोट दिया आपको, आपको 57 एमएलए आपके थे, इस लायक मुख्यमंत्री बनते किया गया। मुझे लगता है नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि आप सारे जो है, ये राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य सरकार के चुनाव होने हैं 2022 फरवरी में, आप उसकी उपलब्धियां बता दो ना। 2 मिनट है, अब बताओ कितने रोजगार दिया आपने। ऐसा है, देखिए कह रहे हैं, मैं पिछली एक डिबेट में देख रहा था, आपकी प्रवक्ता थी हिना पाठक जी, वो कह रही हमने लोगों को रोजगार दिया, और वो रोजगार क्या दिया कि लोन दिया आपने, कई अफसर कह रहे हैं। तो भैया ये रोजगार आपको मुबारक है, रोजगार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नौकरियों को धंधा नहीं बनाया कांग्रेस के जमाने, जिस तरह से नौकरियां जा रही थी बनाया गया था, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक सुशासन दिया है, सरकार दी है ना। ऐसा नहीं किया है कि आप लोगों की तरह की जिसका मर्जी जो पल्ले पड़ा उसने वही लूट लिया। सब अरे भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वैसे भी ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है, और ये तो जनता बता देगी कि किसने लूटा है और किसने उनको मदद पहुंचाई है, विकास किया है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो टिकट दावेदारी को लेकर अब नए नए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए माथापच्ची का विषय होगा कि किसे टिकट दिया जाए, कौन सा ऐसा चेहरा है जो उनके लिए जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सके। और ये देखने वाली बात रहेगी कि किसे टिकट दिया जाता है और किसे रखा जाता है वंचित। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।